गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और उस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का आज एक अंतिम टॉपिक हम ले रहे हैं उससे संबंधित। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी खत्म नहीं हो सकता पढ़ने में, लेकिन फिर भी हमें पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उसको खत्म करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के अभिसमय, कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अंग्रेजी में एक ही शब्द है कन्वेंशंस, दूसरे भी शब्द हैं इससे मिलते जुलते, ट्रेडिशंस, कस्टम्स। इसलिए हिंदी में भी अभिसमय शब्द एक यूज करते हैं अक्सर। इसके अलावा जो शब्द हैं परंपराएं, रीति रिवाज वगैरह, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने पहले जब पढ़ा था ब्रिटिश संविधान के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो हमने कहा था कि ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है वो अलिखित रूप में है। थॉमस पेन और एलेक्सिस डी टॉकविले इस दृष्टिकोण के सबसे प्रबल समर्थकों में कि ब्रिटेन का कोई संविधान है ही नहीं, क्योंकि वो अलिखित रूप में। इसी तरह से एक और चीज हमने देखी थी कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। लिटन स्ट्रेची का एक कथन था। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश संविधान निर्माण और विकास दोनों का परिणाम है। कभी कभी इसको सोच समझ के इसमें बनाया गया, इसको में कुछ ऐड किया गया, और कुछ चीजें जो है समय के साथ, विकास के साथ अपने आप ऐड होती चली गई बिना किसी ठोस प्रयास के। तो कुल मिला के बात यह है कि ब्रिटिश संविधान में बहुत कुछ ऐसा है जो लिखित रूप में मौजूद नहीं है। बहुत कुछ तो अब लिख दिया गया है, बहुत सारे अधिनियम बन गए हैं। जैसे जैसे पार्लियामेंट की शक्ति बढ़ती गई है, वैसे वैसे पार्लियामेंट ने अधिनियम बना करके बहुत सारे चीजों को लिखित रूप में रख दिया है। हालांकि संहिताकरण नहीं हुआ है अभी भी। तो आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये कहना ज्यादा उचित होगा कि ब्रिटिश संविधान एक असंहिताकृत, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, बजाय ये कहने की कि वो अलिखित है। क्योंकि लिखित है बहुत कुछ चीजें। अब बहुत सारे अधिनियम बन गए, 1832 का, 1867 का, 1884 का, उसके बाद 1911 और 49 के अधिनियम। अभी हाल ही की बात करें तो 2005 का संविधान सुधार अधिनियम, 2011 का फिक्स पार्लियामेंट एक्ट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। यानी बहुत सारी चीजें अब लिखित रूप में मौजूद हैं, लेकिन बहुत कुछ हिस्सा अभी भी अलिखित है, जिनको हम परंपराएं कहते हैं, कस्टम्स कहते हैं, कन्वेंशंस कहते हैं। और ये बड़े महत्वपूर्ण हैं ये। यानी ब्रिटिश संविधान का अगर आपको अध्ययन करना है तो इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इनको समझे बिना आप ब्रिटिश संविधान को समझ ही नहीं सकते हैं। बहुत कुछ लिख दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ है ऐसा जो अलिखित रूप में है, इन परंपराओं के रूप में। वो ब्रिटिश संविधान का एक बड़ा हिस्सा है। तो यानी कहने का मतलब, ब्रिटिश संविधान को अगर हमें समझना है तो दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो जो अधिनियम है जो लिखित रूप में आ गए हैं, और दूसरी परंपराएं जो अलिखित है आज भी। इन दोनों का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। तो ये जो दो भाग हैं ब्रिटिश संविधान के, यानी लिखित कानून और अलिखित परंपराएं, इनके बीच क्या अंतर है? बेसिकली मोटा सा अंतर यह है कि जो कानून है वो तो एक विधिवत स्थापित संस्था द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए बनाए गए हैं, जो लिखित रूप में मौजूद है। इसके ठीक विपरीत जो परंपराएं हैं, अभिसमय है, वो अलिखित रूप में है और किसी संस्था ने बनाए नहीं। वो प्रैक्टिस यानी व्यवहार में उनका उपयोग किया जाता रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कानून है उसको लागू करने का दायित्व कोर्ट का है, न्यायालय का है, जबकि परंपराएं व्यवहार में प्रचलित हैं, इसलिए लागू रहती हैं, अपने आप होती हैं। यानी कोर्ट के द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता।
तीसरी बात, कानून क्योंकि लिखित रूप में मौजूद है तो बिल्कुल स्पष्ट और प्रिसाइज टर्म्स में उपलब्ध होता है, स्पष्ट रूप में लिखा रहता है। इसके विपरीत परंपराएं कई बार अस्पष्ट भी होती हैं और वो परिस्थिति के हिसाब से बदल भी जाती हैं। तो ये कुछ मोटे से अंतर हैं। अब सवाल ये है कि इन अभिसमयों को क्यों महत्व मिला हुआ है आज के समय में, क्यों मानना जाए इनको? तो इसका एक जवाब तो ये है कि भाई ये बहुत लंबे समय से प्रचलित है और इनके पीछे एक परंपरा या इतिहास का तर्क दिया जाता है कि ये बड़े पुराने परंपराएं हैं, इसलिए इनको माना जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि भाई ये जो अभिसमय है ये इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनको न मानने से किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये एक परंपरा है कि संसद की बैठक साल में एक बार अवश्य होगी कम से कम। अगर ये परंपरा को न माना जाए तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि जो बजट पास कराने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी, सरकार कुछ भी खर्च नहीं कर पाएगी वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद। तो एक संवैधानिक संकट उपस्थित हो जाएगा। इसलिए ये परंपराएं जो है ये कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक है, कहने का अभिप्राय है। ये अलिखित नियम हैं जो संविधान के पहियों को घुमाने में मदद करते हैं। यानी ये कहने का अभिप्राय यह है कि केवल संविधान जो है इन परंपराओं के बिना चल नहीं सकता। वास्तविक महत्व अगर इनका देखना है तो उसका वास्तविक महत्व यह है कि इसलिए उपयोगी है क्योंकि जनता इन्हें स्वीकार करती। कोई भी संविधान इसलिए संविधान नहीं होता क्योंकि उसे लिख दिया गया है, बल्कि इसलिए होता है कि जनता उसे ऐसा मानती है। और इसी तरह से परंपराएं भी इसलिए परंपराएं बनी हुई हैं, आज भी ब्रिटिश संविधान का अंग इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि जनता इनको महत्वपूर्ण मानती है, जनता द्वारा स्वीकृत है, इसलिए इनका महत्व है। इसलिए नहीं है कि ये जो है लंबे समय से प्रचलित है या कोई और कारण हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कानून भी अगर जनता स्वीकार करती है तो कानून को बदलना पड़ता है, परिस्थितियों के अनुरूप कानून को बदलना पड़ता है जनता की इच्छा के अनुसार। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि अभिसमय या परंपराएं जो हैं ब्रिटिश संविधान का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना लिखित कानून है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता उन्हें बनाए रखना चाहती है, क्योंकि वो उपयोगी है। जनता का कोई लगाव सिर्फ मतलब ऐतिहासिकता के कारण नहीं है उनके प्रति, बल्कि वो वहां उस व्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक है, इसलिए जनता उनको महत्वपूर्ण मानती है। और यही कारण है कि जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल जो है, उन्होंने इन्हें अनरिटन मैक्सिम्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसी तरह से जायसी जो है उन्होंने भी इनके महत्व को स्वीकार किया है और उन्होंने ही इसको कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। अब हम ये बात करते हैं कि ये परंपराएं कितने प्रकार की हैं। अच्छा, तो हम इन परंपराओं के प्रकारों को देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि ये परंपराएं या कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अभिसमय का मतलब क्या है। अभिसमय या परंपराएं संवैधानिक आचरण के नियम हैं जो अलिखित रूप में मौजूद हैं और जो व्यवहार या उदाहरणों पर आधारित हैं। ये तय करते हैं कि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होगा, किन नियमों के तहत होगा, और ये जनता के व्यवहार में और आदतों में शामिल हैं वहां पर। इन्हें जो है हम अभिसमय कहते हैं। यानी अभिसमय
ऐसी परंपराएं हैं जो लंबे समय से प्रचलित है, शताब्दियों से या प्रचलित हैं, और जिन्हें ब्रिटिश जनता उपयोगी और आवश्यक मानती है, जिनका पालन। तो ऐसे आचरण के नियम या प्रक्रिया के नियम जो हैं, जो लिखित में रूप में नहीं है, किंतु जिनका पालन किया जाना ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली में आवश्यक समझा जाता है, उन्हें जो है हम संविधान के अभिसमय कहते हैं, कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, या जैसा कि मिल ने कहा था, अनरिटन मैक्सिम्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं परंपराओं के प्रकार। सबसे पहले मंत्रिमंडल से संबंधित। जैसे कि हम जानते हैं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो विकास हुआ है, ये किसी एक समय में बनी हुई संस्था नहीं है। तो जैसे जैसे इसका विकास हुआ, वैसे ही इसकी परंपराएं इसके साथ जुड़ती चली गई। जैसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, या प्रधानमंत्री लोक सदन में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, या अब तो ये भी परंपरा बन गई कि 1963 के बाद में कि प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नहीं। तो इस तरह के जो नियम हैं, जो अलिखित रूप में मौजूद हैं, वो परंपराएं हैं कैबिनेट से संबंधित। इसी तरह एक परंपरा ये भी है कि केवल पहले वहां ये प्रचलित था कि मंत्रिमंडल जो है महारानी से या सम्राट से सिफारिश करता था हाउस ऑफ कॉमन्स के भंग करने की, लेकिन बाद में ये माना गया कि प्रधानमंत्री कर सकता है ऐसा। अब तो प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति थी 2011 तक। 2011 में जो है फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट पारित हो गया, तो प्रधानमंत्री के पास भी ये पावर नहीं रही। अब तो स्वयं संसद ही ये डिसाइड कर सकती है कि उसको समय से पूर्व भंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ अभिसमय हैं जो कैबिनेट से संबंधित है। दूसरे हैं सब पार्लियामेंट से संबंधित, संसद से संबंधित। जैसे संसद का साल में एक सत्र अवश्य बुलाया जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति स्पीकर चुन लिया जाता है उसे अपनी पार्टी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहिए। तीसरा, जो एक बार स्पीकर चुन लिया जाता है तो जब तक चाहे उसे स्पीकर बने रहने का अवसर मिलना चाहिए, और चुनाव में उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये भी एक परंपरा बन गई है कि सरकार कोई भी ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं करेगी जिस पर जनता जिसको कंट्रोवर्शियल विषय, विवादास्पद विधेयक नहीं प्रस्तुत करेगी जिस पर जनता से स्पष्ट सहमति नहीं ले ली गई हो। जैसे 1911 का जो अधिनियम पारित किया गया था, उससे पहले उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, वो जनता की अदालत में गए थे और जनता से वोट मांगे थे इस नाम पर कि हम हमारे काम में जो है लॉर्ड सभा अड़ंगे लगा रही, इसकी शक्तियां हम कम करेंगे। इसी तरह से ब्रेक्सिट के मुद्दे पर भी जनता से मैंडेट लिया चुनाव में जाकर के। और कभी कभी जो है पार्लियामेंट जो है इसके लिए जनमत संग्रह का भी सहारा लेती है। जैसे ईईसी में शामिल होने के लिए 1975 में जनमत संग्रह कराया गया था। इसी तरह से 2016 में ब्रेक्सिट से संबंधित जनमत संग्रह करा करके जनता ने से सरकार ने अनुमति ली। तीसरे जो कन्वेंशंस होते हैं, परंपराएं होती है, वो हैं अधिराज्यों से संबंधित। जैसे जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं जो और अभी भी ब्रिटिश सम्राट को अपना नॉमिनल हेड मानते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह वगैरह। हालांकि इससे संबंधित अभिसमयों को 1931 के वेस्टमिनिस्टर एक्ट में जो है शामिल कर लिया गया है, और अभी भी ये परंपरा उसमें बनी हुई है कि अगर सम्राट के उत्तराधिकार से नियम में कोई संशोधन होता है तो उसके लिए संबंधित उसका अनुमोदन जो है संबंधित पार्लियामेंट से या अधिराज्यों की पार्लियामेंट से कराया जाएगा। और अब एक पहले परंपरा ये बन गई थी कि उनसे अधिराज्यों से संबंधित कोई कानून संसद बनाने से पहले उनकी अनुमति लेगी या उनकी रिक्वेस्ट पर ही बनाएगी।
हालांकि अब तो संसद ने ये करना छोड़ ही दिया, ब्रिटिश संसद ने, अब वो उनके लिए कानून नहीं बनाती सामान्यतः, अब ये कानून में ऐसा उन्होंने शामिल कर लिया है। तो ये हैं ब्रिटिश संविधान से संबंधित कुछ परंपराएं अभिसमय। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई कठिनाई हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।